आप लोग मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट में दो चीजें होती है, कौन सी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यही अग्रीमेंट अगर लीगली एनफोर्सेबल है, क्या आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? हाँ या ना? कौन सा टर्म ब्रॉडर है, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट? अच्छा, ये सेंटेंस जो मैं कहने जा रही हूं, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? एवरी अग्रीमेंट, अच्छा अब मैं उल्टा बोलूंगी। अच्छा सुनो मेरी बात। एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज एन अग्रीमेंट, बट एवरी अग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू और फॉल्स? वापस से सुनो। एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज एन अग्रीमेंट, बट एवरी अग्रीमेंट मे नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू, यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको मुझे बताना है कि व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनने के लिए क्या सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहली बात, हाउ मेनी पार्टीज मिनिमम? कैन दीज पार्टीज बी नेचुरल पीपल? कैन दे बी आर्टिफिशियल पर्सन्स? कैन दे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन्स? नेक्स्ट पॉइंट, क्या इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन? क्योंकि अगर आपका इंटेंशन नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, आपका ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। क्या आपका अग्रीमेंट ही रह जाएगा? कल इसके ऊपर हमने एक केस लॉ भी देखा था, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट वाज द नेम ऑफ द केस लॉ? बैल्फर वर्सेस बैल्फर। तो ये केस लॉ में क्या हुआ था? हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था? कि एवरी मंथ हस्बैंड विल गिव हिज वाइफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सम एज मेंटेनेंस। कुछ समय के लिए हस्बैंड ने ये पैसा दिया, बाद में ये पैसा देना बंद कर दिया ना, तो इसीलिए वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर लिया। बट मुझे बताओ, क्या ये केस मेंटेनेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक अग्रीमेंट रह गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या कोई भी लीगल इंटेंशन था लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का? नहीं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अलग तरीके की फॉर्मेलिटीज लगती है, जैसे कि राइटिंग में होना जरूरी है, सिग्नेचर होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आपके स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में व्हाट विल हैपन इज आपको भी वो कॉन्ट्रैक्ट के स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर नहीं होगा। मीनिंग क्या सर्टेन होना चाहिए? तो आपको याद है दीपिका रणवीर का एग्जाम्पल। तो शुड यू थिंक, ये सारी चीजें आपको जरूर याद रहेगी कि बाकी कुछ याद रहे नहीं रहे। मुझे बताओ, क्या दोनों भी पार्टी शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम? इसको क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड है कंसेंसस एड इडियम। क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड इडियम। और एक लास्ट पॉइंट था जो कहता है जो भी आपने चीज डिमांड की है, ये चीज को परफॉर्म करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो आप किसी को ये वादा नहीं कर सकते कि आप यू विल मेक अ डेड पर्सन अलाइव, या आप से यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप मैजिक से कोई ट्रेजर डिस्कवर कर सकते हो। ये सारी चीज दे आर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। क्योंकि ये सारी चीजों को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, इनसे बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होते हैं। सेक्शन नंबर 10 जो है, इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 पॉइंट्स तो जनरलाइज पॉइंट्स थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन पॉइंट्स के बारे में बात करता है। पहला पॉइंट जो सेक्शन 10 कहता है वो है देयर शुड बी अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हाँ या ना? और यही ऑफर और एक्सेप्टेंस से क्या हमारा अग्रीमेंट बनता है? हाँ या ना? और यही अग्रीमेंट क्या लीगली एनफोर्सेबल भी होना जरूरी है, तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो, उसी में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के ऊपर मैं वापस से 2 मिनट चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो है उन्हें ठीक से समझ में नहीं आया है। ओके, जिन्हें समझ में आया है उनके लिए रिविजन। तो मैंने आमिर खान और शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया था। कंसिडरेशन का मतलब होता है
that you are getting in return. Whatever you are getting in return is your consideration. तो अब देखो इस एग्जाम्पल में दो पार्टीज है. कौन सी है दो पार्टीज? आमिर एंड शाहरुख. क्या आमिर खान अपनी गाड़ी शाहरुख खान को दे रहे हैं? बोलो ना, हाँ के ना. सबको जवाब देना है. एवरीवन हैज टू बी इन्वॉल्व्ड. ओके, क्या आमिर खान अपनी कार शाहरुख खान को दे रहे हैं? इसी कार के बदले में उन्हें जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? तो इस एग्जाम्पल में हम कहेंगे कि आमिर खान के लिए उनका कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख है. क्यों 50 लाख है? क्योंकि उन्हें ये 50 लाख रुपए मिल रहे हैं. किसके बदले में मिल रहे हैं? अपनी गाड़ी के बदले में मिल रहे हैं. तो इसीलिए माना जाएगा आमिर खान का कंसिडरेशन इस कॉन्ट्रैक्ट में 50 लाख रुपए है. क्यों 50 लाख रुपए? क्योंकि ये वो पैसे हैं दैट ही इज गेटिंग इन रिटर्न ना. इन रिटर्न फॉर व्हाट? फॉर फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस. और उनकी प्रॉमिस क्या है? कार देना. कुछ समझ में आया या नहीं आया? सिमिलरली शाहरुख खान के हिसाब से, अब आप मुझे जवाब देना, शाहरुख खान क्या दे रहे हैं? शाहरुख खान क्या दे रहे हैं? 50 लाख. और 50 लाख देने के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? कार. तो अब शाहरुख खान के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? कार. शाहरुख खान के लिए कार कंसिडरेशन क्यों है? क्योंकि कार वो चीज है दैट ही इज गेटिंग इन रिटर्न. इन रिटर्न ऑफ व्हाट? गिविंग 50 लाख. तो शाहरुख खान के हिसाब से अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे तो उन्होंने प्रॉमिस किया है 50 लाख रुपए देने का, जिसके बदले में उन्हें मिल रही है कार. तो उनके लिए कार कंसिडरेशन. सो व्हाट इज कंसिडरेशन? सिंपल वर्ड्स में आप सिर्फ याद रखना, कंसिडरेशन मतलब जो आपको बदले में मिल रहा है. आपका कर्तव्य निभाने के बाद जो आपको बदले में मिलता है ना, उसको कहते हैं कंसिडरेशन. तो जैसे इस एग्जाम्पल में आमिर ने अपना कर्तव्य निभाया गाड़ी देके. कर्तव्य निभाने के बाद उन्हें जो बदले में मिला 50 लाख रुपए, वो उनका कंसिडरेशन. वैसे ही शाहरुख खान के हिसाब से अगर आप देखो, शाहरुख खान ने एक वादा किया था. क्या वादा किया था? 50 लाख रुपए देने का, जिसके बदले में उन्हें क्या मिल रही है? गाड़ी. तो ये जो उन्हें मिल रहा है अपना वादा निभाने के बाद, उसे कहते हैं कंसिडरेशन. तो इसीलिए शाहरुख खान के लिए कंसिडरेशन वुड बी द कार. हो कि नहीं? हाँ या ना? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. तो जो कुछ भी आपको इन रिटर्न मिलता है, इन रिटर्न ऑफ व्हाट? आपका कर्तव्य निभाने के बाद जो आपको मिलता है इन रिटर्न, उसे क्या कहते हैं? कंसिडरेशन. क्योंकि देखो, जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, राइट्स भी होगी और ड्यूटीज भी होगी. तो आप कुछ दोगे जिसके बदले में आपको कुछ मिलेगा ना. तो ये जो मिल रहा है देने के बदले में, उसे कहते हैं कंसिडरेशन. आपने वो वर्ड के वहां पे लिख दिया है क्या? समथिंग इन रिटर्न. जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज लिख दीजिए. कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. सो वॉट एवर यू गेट इन रिटर्न इज नोन एज कंसिडरेशन. समझ में आया सभी लोगों को? बोलो हाँ या ना. कंसेंट मतलब मंजूरी. यहां पे जहां पे कंसेंट लिखा है ना, वहां पे लिख दो ना मंजूरी. नोट्स नहीं है ना इसके पास? पास कर दो ना उसको पीछे, थर्ड बेंच. कंसेंट मतलब क्या होता है? मंजूरी. मंजूरी या तो लिख दो इंग्लिश में एक्सेप्टेंस. मंजूरी हिंदी वर्ड हो गया, इंग्लिश में लिख दीजिए एक्सेप्टेंस. तो देखो, एक्सेप्टेंस तो जरूरी है, बट मैंने सिर्फ कंसेंट नहीं लिखा है. कंसेंट के आगे मैंने और एक वर्ड लिखा है. वो क्या है? फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट मतलब सोच समझ के, सारी चीजों को समझने के बाद मैंने दिल से हाँ कहा है कि हाँ, ये ऑफर को मैं एक्सेप्ट करती हूं. तो जब आमिर ने मुझे ये ऑफर दिया ना,
कि वो मुझे मेरी कार, उनकी कार जो है वो 50 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। मैंने सारा कैलकुलेशन किया कि मेरे साइड से क्या जाएगा, ये 50 लाख जाने के बाद मेरे पास क्या आएगा, क्या मेरा फायदा हो रहा है, क्या मेरा नुकसान हो रहा है। सारी चीजों को समझने के बाद शाहरुख खान ने ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कहा। शाहरुख खान ने ये ऑफर को एक्सेप्ट किया। मतलब बेसिकली उनका जो एक्सेप्टेंस था वो फ्री था। वो फ्री था मतलब कोई प्रेशर में आके उन्होंने हाँ या ना नहीं कहा। कोई प्रेशर किस तरीके का हो सकता है, मॉरल प्रेशर हो सकता है या से फिजिकल प्रेशर भी हो सकता है। गन पॉइंट में आमिर खान ने फोर्स किया शाहरुख खान को ये गाड़ी खरीदने के लिए। मतलब इज दिस अ प्रेशर? समझ में आ रहा है या नहीं? तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो एक्सेप्टेंस हमें मिला है ना, ये एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। फ्री ऑफ व्हाट? एनी काइंड ऑफ प्रेशर। ना मॉरल प्रेशर होना चाहिए, ना फिजिकल प्रेशर होना चाहिए, ना हमारे साथ कोई फ्रॉड होना चाहिए, ना हमारे साथ कोई धोखा होना चाहिए। देखो ना, सपोज आमिर कहते हैं कि ये गाड़ी में ये सारे फीचर्स है, 100 फीचर्स बता देते शाहरुख खान को। गाड़ी अब क्यों खरीदी शाहरुख खान ने? ये समझते हुए कि इस गाड़ी में ये 100 फीचर्स है। गाड़ी खरीदने के बाद समझ में आया ना 100 फीचर्स तो दूर की बात, ये 10 फीचर्स भी नहीं है। तो अब ऐसे केस में शाहरुख खान के साथ क्या धोखा हुआ? अगर शाहरुख खान को पता होता इस गाड़ी में ये 100 फीचर्स नहीं है बल्कि ये सिर्फ 10 फीचर्स है, तो ऐसे केस में वो कभी गाड़ी खरीदते ही नहीं। गाड़ी क्यों खरीदी? क्योंकि ये गाड़ी में ये 100 फीचर्स थे। मतलब उनके साथ क्या धोखा हुआ है, उनके साथ क्या गलत हुआ है? मतलब सिर्फ मंजूरी लेने के लिए उनको धोखे में रखा गया। मतलब उनका कंसेंट यहां पे भी फ्री नहीं है। मतलब आमिर को पता था कि अगर वो सच बोलते ना कि सिर्फ 10 फीचर्स है, शाहरुख खान उन्हें कभी हां नहीं बोलता। सिर्फ हां पाने के लिए उन्होंने 100 फीचर्स झूठे बोल दिए, जो गलत हो रहा है। मतलब यहां पे कंसेंट फ्री नहीं होता है। तो ऐसे केस में लॉ मेकर्स कहते हैं ऐसा कभी धोखा आपने किसी को दिया ना, तो ऐसे केस में हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड ट्रीट करेंगे ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है? इसके ऊपर हम आज पूरा 1 घंटा चर्चा करने वाले। इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। मतलब इससे डिटेल में कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी गारंटी, सच में। देखो मैं आपको कहती हूँ क्यों ऐसे मैंने रियलाइज़ किया। कुछ टाइम पहले मैं ऐसे ही घूमने गई थी, ओके। तो कोई भी समुंदर है, ओके, समुंदर में ऐसे ही आप किनारे पे हो, किनारे पे आपको क्या मिलेगा? सिर्फ कचरा मिलेगा। आपने कभी रियलाइज़ किया है? कभी कोई, अगर आप मुंबई में कभी गए हो, मरीन ड्राइव पे गए हो, कोई बीच, गोवा पे कोई बीच पे गए हो, तो समंदर किनारे पे आपको सिर्फ कचरा ही मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। बट जो मोती रहते हैं ना, पर्ल्स, वो कहाँ मिलते हैं मुझे बताओ? यस, एट द बॉटम ऑफ द सी, मतलब डीप इनसाइड द सी। नॉलेज भी वैसा ही है। ऊपर ऊपर से आप पढ़ोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कचरा ही होने वाला है आपका। सच में, व्हेन यू ओनली स्टडी इन डीप, थरर नॉलेज जब आपको मिलेगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी जो कीमत है वो कई गुना ज्यादा है। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी है जो 50,000 रुपये में कमाते हैं पर मंथ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे भी है जो करोड़ों में खेलते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो देखो, एक सीए वो भी है जो हजारों में कमा रहा है, और एक सीए वो भी है जो करोड़ों में कमा रहा है। सीए तो दोनों भी है, बट किसकी कीमत ज्यादा है, किसकी कीमत कम है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन देयर नॉलेज। नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? देखो, वही वो चीज है। तो आपको किसके लिए पैसा मिलने वाला है आपको मालूम है? ओनली फॉर योर नॉलेज। इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज। क्या किया सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने, फ्लिपकार्ट के ओनर्स, कुछ आइडिया है? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और अब करोड़ों में खेल रहे ना। कंपनी बेच दी और मिलियंस ऑफ करोड़ के रुपीस हो गए, और पैसे वाले हो गए। अब मुझे बताओ क्या था उनका? सिर्फ नॉलेज, सिर्फ आइडिया था या नहीं? वैसे ही आप लोगों का सिर्फ आइडिया होगा या सिर्फ नॉलेज होगा, और इसी नॉलेज के बेसिस पे आपको आपका पैसा मिलने वाला है। नहीं तो आपके अटेम्प्ट के साथ साथ, मतलब जब आप सीए फाइनल क्लियर करोगे ना, पूरे भारत देश में 3,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके अटेम्प्ट में ही बने होंगे, और हर अटेम्प्ट में 3,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते। बट अब मुझे बताओ, कोई क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा? जब आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। अब आप दूसरे लोगों का छोड़ दो, अपना खुद का सोचो। कोई भी दुकान पे हम जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए,
हम खुद 1 रुपया देने के पहले 10 बार सोचते कि अगर हमने इतने पैसे लगाए हमको क्या मिलेगा। बराबर है या नहीं, बोलो ना मुझे। अगर इतना पैसा मैंने लगाया तो मुझे इन रिटर्न में क्या मिलेगा वो हम सोचते, उसके बाद ही हम पैसा लगाते। अगर हम खुद ऐसा एटीट्यूड रखते हैं चीजें खरीदते वक्त, तो ऑब्वियसली बात है क्या लोग भी हमारे तरफ वही एटीट्यूड रखेंगे। तो अगर क्लाइंट भी आ रहा है आपके पास, ये मारवाड़ी क्लाइंट्स ना बड़े बेकार होते हैं, 4 लोगों के पास जाएंगे और रेट कंपेयर करेंगे फिर आपके पास आएंगे। तो अब देखो, अगर वही सर्विसेज आप दे रहे हो और वही सर्विसेज ये भी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा जिसके रेट्स कम है। इट इज अ रैट रेस, एज सिंपल एज दैट। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप कुछ हायर चार्ज करना चाहते हो, क्या आप में वो नॉलेज भी होना चाहिए ताकि वो बोले भाई आप ये पैसे छोड़ दो। सपोज आपने डिमांड किए 5,000 रुपये, वो बोल रहा है नहीं नहीं 5,000 छोड़ दो, तुम 50,000 रुपये रख दो, बट मेरी फाइल सेफ होनी चाहिए। ये औकात आप में होनी चाहिए ना। आप बिलीव नहीं करोगे 2013 में कंपनीज एक्ट आया था नया। दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। 2 सालों से मैंने प्रैक्टिस बंद कर दिया। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो क्या हुआ था, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सब कुछ चेंज हो गया। क्योंकि देखो 1956 एक्ट जो थी इतने सालों से चलती आ रही थी, तो आप इमेजिन कीजिए सारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनकी प्रैक्टिस 1956 एक्ट के हिसाब से थी। जो हमारे फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उन्होंने भी 1956 की एक्ट पढ़ी थी। तो बेसिकली जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में था ना, उन्हें 2013 का नॉलेज नहीं था, उन्हें था 1956 का नॉलेज। और 2013 में एक नया कॉन्सेप्ट आया था कंपनीज एक्ट में रिलेटिंग टू 1% कंपनी। मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, कभी सुना है क्या आपने ऐसा? 1% कंपनी मतलब आज के जमाने में एक अकेला बंदा भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, आपको 2 लोगों की जरूरत नहीं है। शायद से 11th-12th में अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ ओसी पढ़ा है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, उसमें हल्की सी झलक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। अर्लियर आपको कम से कम 2 या 7 लोग लगते होते थे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, बट आज के जमाने में 2013 के एक्ट के आने के बाद इवन 1 अलोन पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। यू नो, एक क्लाइंट आया मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि 1% कंपनी मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है। पहले ही वॉज वर्किंग एज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है मालूम है क्या आपको? ही वॉज वर्किंग एज अ सोल प्रोप्राइटर। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो इसलिए उसने कहा मुझे ये सोल प्रोप्राइटरीशिप ना ओपीसी में मतलब 1% कंपनी में कन्वर्ट करनी है, ऐसा रिक्वेस्ट किया। तो अब देखो, यू वोंट बिलीव, सिर्फ सोल प्रोप्राइटरीशिप को ओपीसी में पेपर वर्क होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने उससे 35,000 रुपीज मांगे। और मैंने कहा आप टेंशन मत लो, बढ़िया सी बढ़िया कंपनी इनकॉर्पोरेट करके मैं आपको दूंगा। देखो, समझने की कोशिश करो, कंपनी को बढ़िया या घटिया आप बिजनेस करके बनाते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाके देते हैं। अब देखो, इन्फोसिस लिमिटेड हम कहेंगे क्या बढ़िया कंपनी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको बढ़िया नहीं करी है, समझ रहे हो क्या? या टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स को टाटा मोटर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बढ़िया नहीं किया, रतन टाटा ने बढ़िया किया है। या रिलायंस कंपनी लिमिटेड है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो धीरूभाई अंबानी थे उन्होंने उसे बढ़िया बनाया है। धीरूभाई अंबानी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको बढ़िया नहीं बनाया है। बढ़िया या घटिया कौन बनाता है? क्लाइंट खुद बनाता है उसे बिजनेस करके। हम क्या करते हैं, मैंने आपको खुद ने कहा है कि 30 दिनों के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते। इस स्टेज पे 18 की उम्र पे आप सीख जाओगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना कितना आसान होता है। उसके लिए मैंने चार्ज किए थे 35,000 रुपीज। वाई? ओनली फॉर माई नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज मुझे था और बाकी के प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं था, तो वो क्लाइंट के पास ऑप्शन ही नहीं था। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अभी सभी के पास नॉलेज है, क्योंकि अब इट इज बीन ईयर्स, 5 साल हो गई है एक्ट को आके, तो अब इतने पैसे मैं चार्ज भी नहीं कर सकती। बट सही टाइम पे मैंने उतने पैसे चार्ज किए। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के पास नॉलेज नहीं था ना, उस चीज का नॉलेज मेरे पास था, तो उसके वजह से क्या हो गया, मेरे पास एडवांटेज आ गया। नहीं समझ में आया? तो वही ये चीज है, आप लोग भी क्या बनने वाले हैं। देखो, मोस्टली अब कुछ लोग हो सकते हैं जिनका इरादा होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद बिजनेस करना है, बट मेजॉरिटी क्राउड या तो प्रैक्टिस या तो जॉब। तो प्रैक्टिस या जॉब में आपको ज्यादा पैसा कम मिलेगा ना, आपके नॉलेज के लिए पैसा मिलने वाला है। आप लोग बिजनेस तो करने नहीं वाले हो,
तो इसलिए उसमें तो आपको जाना नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी सर्विसेज देनी है। आपकी सर्विसेज आप अच्छे से कब दे पाओगे, जब आपके पास उस लेवल का नॉलेज रहेगा। तो इसीलिए आई बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ थरर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, कोई भी सेक्शन हम लोग समझने ही नहीं मतलब लर्न करने ही नहीं वाले समझने के बगैर। पहला फोकस इज गोइंग टू बी ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर हो, इंस्टीट्यूट ने चाहे कोई भी तरीके से क्वेश्चन क्यों ना पूछा हो, आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी इन अ पोजिशन टू गिव द आंसर। तो मेरे साइड से तो मैं अपना 100% देने वाली हूँ। रेस्ट इज ऑन योर, हाउ मच यू टेक फ्रॉम मी। यस और नो गाइज? चलो आ जाओ। तो इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया है कंसेंट के ऊपर, कि कब कब कंसेंट फ्री नहीं होता है, कब कब कंसेंट फ्री नहीं होता है। आओ तो टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 5 पे आओ। ये पहला सेंटेंस मैंने कल एक्सप्लेन किया था, ये पहला बुलेट वापस से मैं चाहती हूँ कि सब लोग रीड करो। फ्री कंसेंट का रीड करो तो, 2 or more persons, the same thing in the same sense. This can be understood as identity of minds understanding the term consensus ad idiom. सेकेंड सेंटेंस पढ़ो, बट पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं समझने वाला है, सिर्फ पढ़ो, बट फिर भी पढ़ो। फर्दर सच अ मस्ट बी फ्री कंसेंट वुड if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. अब देखो, एक ही सेंटेंस है जो लॉ मेकर ने सेक्शन नंबर 10 में डाला है। कहा है, मानेंगे हम लोग मतलब कौन? लॉ मेकर्स, कि आपका कंसेंट फ्री नहीं है। कब फ्री नहीं है? अगर आपका कंसेंट पाया गया है बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब हर एक वर्ड के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं, क्योंकि देखो लॉ मेकर ने ये डिफाइन नहीं किया है कि फ्री कंसेंट क्या होता है। लॉ मेकर ने ये बताया है कि ये 5 केसेस में 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना आपको, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। लॉ मेकर ने कहा है ये 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब इसके अलावा अगर आपको कंसेंट मिला है तो वो कंसेंट फ्री है। लॉ मेकर ने पॉजिटिवली वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, नेगेटिवली डिफाइन किया है। नहीं समझ रहे? जैसे कि मैं कहूंगी, अगर आपका ना नहीं है ना, मतलब आपका हाँ है, बट मैंने ये नहीं पूछा कि हाँ बोलो या ना बोलो। मैंने ये कहा कि अगर आपने ना नहीं कहा मतलब आपका हाँ है। उल्टा हो गया ना, सीधे तरीके से नहीं गई मैं, नहीं तो कितना आसान था। डायरेक्टली मैं पूछ देती आपको तो आप हाँ बोल देते या आप ना बोल देते, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा अगर आपका ना नहीं है मतलब आपका हाँ है, वही है यहाँ पे। लॉ मेकर ने ऐसा डिफाइन नहीं किया कि फ्री कंसेंट मतलब क्या, ऐसा नहीं डिफाइन किया। कहा कि ये 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होता है। कंसेंट फ्री नहीं होता है मतलब नेगेटिव है, मतलब इसके अलावा अगर आपका कंसेंट मिला है मतलब वो कंसेंट फ्री है। हाँ या ना? अब देखो पहला पॉइंट, कोअर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कोअर्शन? देखो कोअर्शन का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर। फिजिकल प्रेशर जैसे कि when somebody is threatening somebody else at gun point, it is known as physical pressure. जैसे कि देखो ये एग्जाम्पल में क्या हुआ है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोअर्शन। लिखोगे बाद में, पहले सिर्फ समझो कि यहां पे हो क्या रहा है। क्या हुआ, एक बार नाना पाटेकर ने आरके को गन पॉइंट पे थ्रेट किया ना। नाना पाटेकर ने आरके को गन पॉइंट पे थ्रेट किया ना। क्या थ्रेट किया? कि आपको मुझे इतने लाख का लोन देना ही पड़ेगा,
चाहे आपकी मर्जी है या नहीं मर्जी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको मुझे लोन ऑफर करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने मुझे ये लोन नहीं दिया ना, खलास, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब ये डर में आके कि मेरी जान को खतरा है, मेरे घर वालों का क्या हो गया, आरके ने ये लोन का अमाउंट दे दिया टू नाना पाटेकर। कुछ समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, इस केस में जब ये लोन का अमाउंट आरके ने नाना पाटेकर को दिया, क्या यहां पे आरके का कंसेंट फ्री था? क्या मजबूरी में आके उन्होंने ये लोन का अमाउंट नाना पाटेकर को दिया? मतलब यहां पे वॉज देयर अ फिजिकल प्रेशर कि अगर मैंने ये लोन नहीं दिया, हो सकता है उन्होंने मुझे मार डालेगा, और इसने अगर मुझे मार डाला तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। तो ये डर के मारे उन्होंने ये लोन का अमाउंट नाना पाटेकर को दे दिया। इसको कहते हैं एज अ फिजिकल प्रेशर। क्या है ये? फिजिकल प्रेशर। फिजिकल प्रेशर को लॉ के टर्म्स में कहते हैं कोअर्शन। क्या कहते हैं? कोअर्शन। तो अगर कोई इंसान आपको फिजिकली प्रेशराइज करके, टॉर्चर करके, हैरेस करके आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए मजबूर करता है, माय डियर फ्रेंड्स, लॉ मेकर कहते हैं आपका कंसेंट फ्री नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना। और अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। देखो, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं ना, उसको मत भूलो। हम क्या पढ़ रहे हैं? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वही पढ़ रहे हैं ना। एंड वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट। वन ऑफ द एसेंशियल्स इज फ्री कंसेंट। और अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ है? नाना पाटेकर को बेनिफिट मिला है। मिला है या नहीं बेनिफिट? उनको बेनिफिट मिला है एट द कॉस्ट ऑफ आरके। सही है गलत है? मतलब ये तो नहीं देना चाहते थे लोन, उन्हें पता है इंटरेस्ट तो छोड़ दो, वो तो आने ही नहीं वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब ही गया, मतलब ये लोन है ही नहीं, ये समझ लो डोनेशन है। बट अब उन्हें अपनी जान का खतरा है, इसीलिए वो प्रेशर में आके उन्होंने क्या कर दिया? नाना पाटेकर को ये लोन का अमाउंट दे दिया। कल जाके अगर आरके ने केस फाइल किया ना नाना पाटेकर के अगेंस्ट, कोर्ट किसकी साइड लेगा? आरके की। क्योंकि कोर्ट कहेगा दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, एंड बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, नाना पाटेकर जितना पैसा आपने आरके से लिया है वो पैसा आपको उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा। क्योंकि फिजिकल प्रेशर में आके आप किसकी भी मंजूरी नहीं ले सकते, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड ट्रीट नहीं कर सकते। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, पोजीशन जैसी पहले थी वैसी हो जानी चाहिए, इसलिए नाना पाटेकर ये पैसा आरके को वापस दे दीजिए। देखो, एक चीज मुझे आपको बोलना है। हाँ, ये मुझे बोल रही है कि मैम कोई प्रूफ नहीं होगा। अब देखो, प्रूफ कैसे करते हैं, इट इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड। आई एम श्योर आपके माइंड में भी ये सवाल आया होगा, इट इज अ जेन्युइन डाउट, नो प्रॉब्लम। देखो, प्रूफ कैसे करते हैं चीजों को ना, दिस इज गोइंग टू बी टॉट टू यू ऑल इन द LLB कोर्स। LLB के कोर्स में, मतलब एडवोकेट्स, लॉयर्स का जो कोर्स होता है ना, उसमें सिखाया जाता है कि चीजों को प्रूफ कैसे करते हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर ओनली एक्सपेक्टेड टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ। तो देखो, अगर एग्जामिनर ने आपके आंखों के सामने एक सवाल रखा, क्या सवाल रखा कि नाना पाटेकर ने आरके को गन पॉइंट पे थ्रेट करके ये लोन का अमाउंट देने दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं वैलिड है? हाँ, तो वैलिड नहीं है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू ऑल। तो एग्जामिनर ने अगर ऐसा कुछ सवाल पूछा है ना, आपको एग्जामिनर के सवाल के आगे ये दूसरा सवाल नहीं करना है कि एग्जामिनर पहले तू बता कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। समझने की कोशिश करो। अगर आप एग्जामिनेशन में मार्क्स चाहते हो, आपको एग्जामिनर के सवाल के आगे जवाब देना होगा, क्योंकि what is expected from you all is not how you are going to prove things. You all are not going to become lawyers. Are you getting this? तो आपको कोर्ट में जाकर चीजों को प्रूफ नहीं करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट ये सिचुएशन लेके आपके पास आया है। तो जैसे कि आरके आपका क्लाइंट है, तो कपूर साहब आए ना आपके पास और उन्होंने कहा कि देखो ना मेरे साथ क्या हो गया, रो रहा हूं ना। तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये बताने का कि आरके तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना,
अंकिता मैम से लॉ पढ़ा है मैंने, आपको बताना होगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये बता सकते हो कि मेरे को गन पॉइंट पे थ्रेट करके ये लोन का अमाउंट मजबूर किया गया था देने के लिए, मेरा कंसेंट क्योंकि फ्री नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, मुझे ये पैसे दे दो। देन यू विल हायर अ लॉयर फॉर आरके एंड द लॉयर विल प्रूव, और जो भी है वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। बट हाउ यू सपोज टू प्रूव थिंग्स इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, हमारा कंसर्न उतना ही है, हम अज्यूम करेंगे कि अगर एग्जामिनर ने कुछ सिचुएशन दी है इट इज प्रूव्ड। हमारा सिर्फ कर्तव्य होगा उसे एनालाइज करने का और कंक्लूजन देने का। तो अब हमारे सामने ये सिचुएशन एग्जामिनर ने रख दी है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये प्रूव हो गया है कि उन्होंने गन पॉइंट पे उन्हें थ्रेट किया था और लोन देने के लिए मजबूर किया था। हमारी जिम्मेदारी है एग्जामिनर को जवाब देने का कि अगर ऐसा हुआ है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया है नहीं? तो वी आर नॉट गोइंग टू लुक into all these things how you're supposed to prove things। वैसे तो अगर आपने देखा होगा सलमान खान का जो केस था, he was drunk and he was driving, he killed 2 people, do you know this? Everyone knows that it was Salman who was drunk and he was driving and it is he only who killed these 2 people। but court में क्या हुआ, out of nowhere somebody someday some driver comes और वो बोलता है कि जज साहब सलमान जी नहीं थे, भाई तो पीछे बैठे थे, मैं ड्राइव कर रहा था। आपको मालूम है क्या हुआ था? अब मुझे आप खुद बताओ, ये इंसान कचहरी में आता है, कचहरी मतलब कोर्ट में आता है, खुद जज साहब को कहता है कि जज साहब भाई तो पीछे बैठे थे, मैं ड्राइव कर रहा था। कोर्ट क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने परसों भी मैंने ऐसे ही वर्ड्स यूज किए थे, कानून अंधा होता है ना। द लेडी ऑफ लॉ इन इंडिया, आप कुछ भी नहीं पता है आप लोगों को। लेडी ऑफ लॉ जो है, जो जस्टिस की लेडी है, हाँ, शी इज ब्लाइंड फोल्डेड। कभी आपने इसे रियलाइज किया है? मतलब उसके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और हाथों पे तराजू है, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। इसलिए मैं कहती हूँ कानून अंधा है। क्यों कानून अंधा है? क्योंकि उसको वही दिखता है जो आप दिखाते हो। समझ में आया क्या? उसको आपके या मेरे जैसे मॉरल प्रिंसिपल्स या समझने की कैपेसिटी नहीं होती। किसको? कानून को। कानून को वही दिखता है जो उसको दिखाया जाता है। अब आप खुद उस लेडी के सामने मतलब कचहरी में आ रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं ड्राइव कर रहा था, केस ही खत्म हो गया ना। कौन क्या कैसे प्रूफ कर लेगा? कुछ नहीं हो सकता। तो वही वो चीज़ है। तो प्रूफ कैसे करते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी आवर कंसर्न। और कौन जीतेगा या कौन हारेगा वो भी हमारा कंसर्न नहीं होगा। हम लोग देखेंगे कि लीगली एक्चुअली क्या होना चाहिए। एक्चुअली तो यही होना चाहिए था कि सलमान खान को जेल होनी चाहिए थी, सलमान खान को सजा होनी चाहिए थी, बट हो नहीं रही है ना, है ना। वैसी वो चीज़ है, क्योंकि अब पावर है उसके पास, पैसा है और प्लस कॉन्टैक्ट्स है, सारी चीज़ें हैं, तो नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। तो वही बातें हैं। तो इसलिए कैसे चीज़ों को प्रूव करते हैं और कैसे चीज़ें प्रूव होगी उन डिटेल्स में हम रादर वी वुड नॉट गो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मुझे कंक्लूजन बता दो कि अगर कभी ऐसा हुआ कि गन पॉइंट ने किसी ने आपको फोर्स किया कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है? केस यहाँ पे कौन किसके अगेंस्ट फाइल करेगा? देखो किसके साथ गलत हुआ है, आर, तो क्या वही केस फाइल करेगा? किसके अगेंस्ट केस फाइल करेगा? जिसने उसके साथ गलत किया है। तो किसने गलत किया है? नाना पाटेकर। अच्छा, यहां पे बेनिफिट किसको मिल रहा है? बेनिफिट, देखो जिसको बेनिफिट मिलता है ना उसको कहते हैं बेनिफिटेड पार्टी। क्या कहते हैं? बेनिफिटेड पार्टी। और जिसके साथ गलत हो रहा है, जो दुखी आत्मा है, जिसके साथ गलत हुआ है आर के, उसको कहते हैं अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड मतलब वो दुखी आत्मा, मतलब वो इंसान जिसके साथ गलत हुआ है, उसको क्या कहते हैं? अग्रीव्ड पार्टी। और जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? बेनिफिटेड पार्टी। ये एग्जाम्पल लिख दो।
हेडिंग दीजिए कोअर्शन और फिर ये एग्जाम्पल देना. कुछ पेजेस ब्लैंक रखो. यहां से शुरू. जो स्टूडेंट्स ने आज से ज्वाइन किया है ना, आप लोग टेंशन मत लेना. जो 2-3 दिन आप लोगों का मिस हो गया है वो वर्चुअली कवर्ड हो जाएगा. तो वर्चुअली हम आपको बैकअप दे देंगे ये सारे सेशंस का जो आपका मिस हुआ है. उसके बावजूद अगर आपके कुछ भी डाउट्स है, आप लोग क्लास के पहले या क्लास के बाद हमें ये डाउट्स पूछ सकते हो. मेरे पहले 2 लेक्चर्स जो है ना फाउंडेशन के, वो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किए हैं. तो देखो, टुमारो इज द फर्स्ट संडे ऑफ आवर क्लास. कल सारी क्लासेस को छुट्टी होगी. बोला है क्या आनंद सर ने? नहीं है, नहीं बोला है ना. हाँ, तो बिकॉज टुमारो इज द फर्स्ट संडे ऑफ आवर क्लास, चारों भी सब्जेक्ट्स के लिए छुट्टी होगी कल. तो देखो, अब आप में से जो भी सारे बच्चे जिनका फर्स्ट सेशन या दूसरा सेशन मिस हुआ है, प्लीज मंडे को आने के पहले ये दोनों भी सेशंस आप लोग देख के आना, समझ के आना. क्योंकि देखो, बाकी की क्लास आपसे 4 सेशंस अहेड है. तो आपको ऑटोमेटिकली वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा कि इनको आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा है. तो मैं चाहती हूं कि आप लोग सेम लेवल पे आ जाओ, इसलिए दोनों भी सेशंस आप देख के आना. क्योंकि पहले सेशन में तो मैंने लॉ के बेसिक्स कवर करवाए, और इनफैक्ट सेकंड सेशन में तो मैंने ये बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. इसलिए प्लीज, इट इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी के संडे के दिन बाकी सारे लोग जितनी मस्ती करे, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है. आपको इज्जत से बैठ के वो लेक्चर्स देखने होंगे. ठीक है. हमारे चैनल का नाम है स्वप्निल पटनी. यूट्यूब पे स्वप्निल पटनी करके हमारा चैनल का नाम है. वहां पे मेरा एक लेक्चर अपलोड हुआ है, दूसरा भी आज अपलोड हो जाएगा. हर्षद सर का, आनंद सर का और जतिन सर का भी आज अपलोड होने वाला है. तो टुमारो इट इज गोइंग टू बी योर ड्यूटी कि आप 10 घंटे बैठो, 14 घंटे बैठो, आपको जितना बैठना है आप बैठो, जितना आपका टॉलरेंस लेवल है. बट आपको वो सेशंस देख के ही मंडे के दिन आना होगा. ठीक है. अच्छा, मुझे बताओ वापस से, यहां पे बेनिफिटेड पार्टी कौन है और अग्रीव पार्टी कौन है? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है? यहां पे एक एंड में सेंटेंस लिखो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्रेशर. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्रेशर. और लिख दो नीचे कंसेंट. हियर द कंसेंट ऑफ आरके इज नॉट फ्री. हियर द कंसेंट ऑफ आरके मतलब कपूर, रणबीर कपूर is not free, so it is not a valid contract. So it is not a valid contract. हो गया. नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? कभी कभार आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ऐसा होता है कि आप उस बंदे को ना नहीं बोल सकते. जैसे कि कौन से ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहां पे आप किसी पर्सन को ना नहीं बोल सकते? अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. टीचर एंड अ स्टूडेंट, अगर आपकी टीचर ने कुछ आपसे कह दिया, अब आपका नैतिक कर्तव्य होता है वो चीज को पूरा करने के लिए. यस, वेरी गुड एग्जाम्पल. प्रीस्ट एंड फॉलोअर्स मतलब वो जो स्पिरिचुअल गुरुज और उनके डिसाइपल्स होते हैं ना, उसी के ऊपर मैं एग्जाम्पल भी लेने वाली हूँ. बढ़िया सा एग्जाम्पल है. उसमें भी कभी कभार होता है, अपने जो गुरुज होते हैं ना, अपने धर्म के जो गुरुज होते हैं, उनसे हम कभी कभार इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम उन्हें मना ही नहीं कर सकते.
फिर अनदर एग्जाम्पल वुड बी जैसे कि सीनियर दादाजी है, फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है, सारी चीजों के लिए अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है। होता ना कभी कभार ऐसे, मतलब अब वो कुछ जिंदगी भर काम किया उन्होंने, बट अब उनका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, उनका माइंड ही उनका साथ नहीं दे रहा है, हर एक चीज के लिए अपने फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब कह दिया कुछ बेटे ने कि पापा ये करना है, अब उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो मना कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया उनका ध्यान कौन रखेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रेशर फिजिकल प्रेशर नहीं है, दिस इज अ मेंटल प्रेशर। सो बेसिकली मेंटल भी, या तो हम कभी कभार कह सकते हैं मॉरल प्रेशर। तो क्योंकि हमारे मॉरल्स हमें रोक रहे उस इंसान को ना बोलने के लिए, हमें पता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, फिर भी हम हाँ कह देते। मास्टर एंड सर्वेंट, तो मालिक और नौकर, उनकी भी पोजीशन ऐसी होती है जहां पे कभी कभार नौकर जो है अपने बॉस को मना नहीं कर सकता। नौकर को पता है कि बॉस मुझे जो कहने जा रहा है वो गलत है, बट फिर भी वो गलत चीज करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसकी पूरी सैलरी उसी का तो ये बॉस दे रहा है। कल जाके अगर मैंने मना कर दिया और बॉस ने मुझे नौकरी से हटा दिया, मैं तो कहीं का नहीं रहा ना, मेरा ब्रेड बटर ही छीना जाएगा। तो अब मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी मैं ये गलत चीज करूंगा।